नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करते हैं एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी खबरों के साथ, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि यहां पर देश का सबसे बड़ा आईपीओ अब बाजार में दस्तक देने को है। कल यानी रविवार को इसके लिए सेबी में डीआरएचपी दाखिल किया गया। आसान भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो अर्जी दे दी गई है, सरकार कितना हिस्सा बेचेगी, कंपनी कितना पैसा जुटाएगी, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। एलआईसी ने संडे देर शाम को डीआरएचपी फाइल कर दिया। मतलब आईपीओ के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। हमने पहले यहाँ पे ईटी नाउ स्वदेश में बताया था कि सरकार 5% हिस्सेदारी बेच सकती है, और वैसे ही डीआरएचपी में डिटेल्स नजर आई कि सरकार 31.62 करोड़ शेयर है उनकी बिक्री होनी है, और जो टोटल शेयर्स हैं 462 करोड़। तो उसके मुताबिक 5% शेयर करीब सरकार बेचने वाली है। साथ ही साथ जो एम्बेडेड वैल्यू है वो आई है 5.4 लाख करोड़ के आसपास, और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको एक रिजर्वेशन मिलेगा 10% का इस आईपीओ में। ये भी डिटेल्स आई हैं डीआरएचपी में। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी 5% का यहाँ पे रिजर्वेशन है। हम अगर एलआईसी के आईपीओ की बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जाहिर सी बात है। उसके अलावा अगर दुनिया भर में देखें तो भी इसका 5वीं या 6ठी कंपनी है एसेट्स के मुताबिक। जो सरकार का लक्ष्य है इस साल का डाइवेस्टमेंट का 78,000 करोड़ रुपए का, वो इसी आईपीओ से पूरा होने की उम्मीद है। आपको याद होगा सरकार ने पहले 1.6 लाख करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट टारगेट किया था, और जो कि रिड्यूस करके 78,000 करोड़ रुपए कर दिया था। लेकिन अभी तक जो आया है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए है। इस आईपीओ से करीब 65,000 से 70,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। जो वैल्यूएशन है वो 13 से 14 लाख करोड़ हो सकता है। तो देखना ये होगा कि जब ये आईपीओ का प्राइस फाइनल होता है तो उसके हिसाब से उसकी क्या वैल्यूएशन होती है, तब हम ये आंक सकते हैं कि सरकार आखिर कितना पैसा इस आईपीओ से कमा सकती है। एलआईसी की बात करें तो 28 करोड़ पॉलिसी हैं देश भर में, 13.5 करोड़ एजेंट हैं, और लिस्टेड कंपनियों में अगर इसकी हिस्सेदारी देखें तो 9.58 लाख करोड़ है, और जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो आईडीबीआई बैंक में। अगर वैल्यू की बात करें तो वो है रिलायंस में। तो चलिए, यहाँ पर एलआईसी के आईपीओ को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वैल्यूएशन कितने का होगा, प्राइस बैंड क्या होगा, और किस तरह से आपको रिजर्वेशन करने का मौका मिलेगा, तमाम सवाल जो है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी ने पूछे हैं दीपम सेक्रेटरी तुहिनकांत पांडे से। मेरा सवाल मैं यहीं से करूंगा कि लोग तमाम सवाल कर रहे हैं, हमें भी सोशल मीडिया के जरिए लोग पूछ रहे हैं कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये सवाल पूछिए कि आखिर क्या हुआ कि इतने कम टाइम में, जो जिस आपको भी कई सवाल ऐसे मिल रहे होंगे कि एम्बेडेड वैल्यू की जब हम बात करते हैं 6 महीने के टाइम में इसमें लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी, कैसे ये हुआ? देखिए, एम्बेडेड वैल्यू पहले एलआईसी का नहीं था, और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस में, लेकिन उनको एग्जेम्पशन मिली हुई थी। तो इसलिए चूंकि वो मार्केट में नहीं थे, और एलआईसी एडा के आने से भी पहले एक संस्था है, तो एम्बेडेड वैल्यू उनके पहले वर्कआउट हुई ही नहीं थी। दूसरा, एलआईसी के पास एक ही अकाउंट था, क्योंकि एक ही फंड था। आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी में जो फंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। आप फंड रखते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको आपकी लाइबिलिटीज आती हैं, क्लेम्स आती हैं, फिर आपको एक सॉल्वेंसी रेशियो रखनी पड़ती है, यानी कि एसेट्स की जो आपकी स्थिति है वो लाइबिलिटी से कहीं अधिक हो, ताकि कभी भी आपको कोई भी क्लेम निभाने में दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें जो कि एडा रेगुलेशंस हैं कि 150% सॉल्वेंसी भी रखनी पड़ती है, इन सब से जो महत्वपूर्ण है कि मतलब ये एक ही फंड था, और चूंकि लेजिस्लेटिव और वो था, बाय लेजिस्लेशन ही एलआईसी काम करता था, तो इट इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी। उसके कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो एडा से रेगुलेटेड हैं, लेकिन वो अदरवाइज एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। उसमें अमेंडमेंट की गई, उस अमेंडमेंट के जरिए उसका कॉरपोरेट स्ट्रक्चरिंग भी चेंज किया गया, उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस के भी इशू लाए ताकि सेबी के नियमों के मुताबिक काम हो सके, और इस साथ साथ में उसमें हमारे जो ये जो कॉन्सेप्ट था
फंड बाइफर्केशन का, वो भी लाया गया। तो अप्रैल के बाद ही एक्चुअली संभव हो सकता था। तो जो ये आपकी पहले जो एम्बेडेड वैल्यू है एज ऑन 31st, वो है जब फंड बाइफर्केशन नहीं हुआ। तो फंड बाइफर्केशन से पहले जैसे भी आपने एक रखा हुआ था कि नॉन पार का एक रखा हुआ है, बस वही था। बाकी सारा आप पार नॉन आप बेसिकली एक ही अकाउंट में रखते थे। ओके। इसके अलावा एक अहम ये एक बेसिकली टेक्निकल इशू है। बेसिकली अकाउंट मतलब फंड बाइफर्केशन का एक टेक्निकल इशू है जो पहले संभव नहीं था 31 मार्च से पहले, और कैलकुलेशन ही बाद में हुआ। उसका कैलकुलेशन बाद में हुआ। तो इसलिए एम्बेडेड वैल्यू उस समय जो जिस हिसाब से पहले चल रहा था उसी हिसाब से डिटरमिन हुई। जब फंड बाइफर्केशन हुआ तब उसकी एम्बेडेड वैल्यू फार्मूले के हिसाब से नहीं निकली, क्योंकि फंड बाइफर्केशन होने से एम्बेडेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट में फर्क होता है। ओके। इसके अलावा एम्बेडेड वैल्यू का जिक्र है लेकिन प्राइस बैंड का जिक्र नहीं है। कब तय करेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आज मतलब कल DRHP फाइल हुआ है, आज से मार्केट आउटरीच शुरू हुआ है। मतलब बहुत दिनों से ये चल रहा है। LIC IPO आएगा, रोड शोज भी थे, लेकिन अब जो है ये वैल्यू है, क्योंकि जब तक आपकी एम्बेडेड वैल्यू और ये नंबर्स नहीं आते हैं तो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कंपनी का एक्चुअली अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारी एक्चुएरियल वैल्यूएशंस हैं जो कि यदि नहीं होंगी तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसका क्या होगा। पिछले जो अंदाजे लग रहे थे वो उसके AUM से देख के लग रहे थे कि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना है, इतने लाख करोड़ है, तो उससे शायद उसकी एम्बेडेड वैल्यू इतनी निकले। लेकिन उस पर कोई भी सीरियस इन्वेस्टर्स तब तक कॉल नहीं लेंगे जब तक कि एम्बेडेड वैल्यू बाहर नहीं आएगी। तो आज वो कल जब वो एम्बेडेड वैल्यू बाहर आई है और एडा और वो सब ने करके बोर्ड ने अप्रूव करके DRHP में वो गई है, तो अब ये जो फीडबैक आएगा या आ रहा है तो उसके बेसिस पे ही इसकी वैल्यूएशन तय होगी, क्योंकि जो वैल्यूएशन होती है वो EV के मल्टीपल होती है। राइट। तो यही प्रथा है तो इंश्योरेंस में। इसके केस में, LIC के केस में वो कितना मल्टीपल होगा? हाँ, वो तो हमको डिटरमिन करना पड़ेगा, डिमांड, सप्लाई, असेसमेंट, उनके उसके बिजनेस को देखते हुए, उसके फ्यूचर बिजनेस को देखते हुए। और बेसिकली क्या है कि एम्बेडेड वैल्यू तो प्रेजेंट बिजनेस जो वैल्यू इन फोर्स है उसका, उस पे जो प्रॉफिट आने वाले हैं फ्यूचर में और लॉन्ग टर्म में, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन इसके अलावा एक कॉर्पोरेशन का फ्यूचर बिजनेस भी आएगा। तो इसीलिए जो भी वैल्यू होगी वो खाली प्रेजेंट बिजनेस के वैल्यू से नहीं, फ्यूचर बिजनेस में भी जुड़ेगी, इसलिए उसका एक मल्टीपल होता है। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट की बात है, क्या एम्प्लॉय के लिए भी डिस्काउंट की बात है? देखिए, एम्प्लॉयज के लिए और रिटेलर्स के लिए पॉलिसी होल्डर्स के डिस्काउंट की बात इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पॉलिसी होल्डर की जो रिजर्वेशन है वो आमतौर पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं है। ये सिर्फ LIC के लिए ही ये लेजिस्लेटिव इंटेंट आई इसमें कि पॉलिसी होल्डर्स को अपफ्रंट में हम रिजर्वेशन दें। अदरवाइज पॉलिसी होल्डर्स को रिजर्वेशन नॉर्मल सिचुएशन में अलाउड नहीं है। तो इसलिए, और उसमें चूंकि हमने लिखा था लेजिस्लेटिव की पॉलिसी होल्डर्स को भी दिया जा सकता है, तो उसमें डिस्काउंट भी दिया जा सकता है अप टू 10%, इसीलिए व्यवस्था की गई थी। और बाकी का जो यदि कोई डिस्काउंट आपके एम्प्लॉयज के लिए हैं या रिटेल के लिए हैं, वो तो सेबी नियमों के मुताबिक दिए जा सकते हैं। लेकिन उसका जो फैसला है उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। 5% का डायल्यूशन का जिक्र है, उस पर आप जाएंगे, लेकिन बजट में जो अनाउंस हुआ था करीब 10%, तो यहाँ से रोड मैप क्या होगा? क्योंकि फिर 25% का गाइडलाइंस भी है जिसको कि फुलफिल करना होगा, तो रोड मैप क्या होगा आगे? पहले तो बजट में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि 10% करना है, ये तो ऐसा नहीं था। LIC IPO आएगा और सेबी नियमों के मुताबिक जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप का आपका इशू है तो उसमें 5% भी आ सकता है। तो ये नए नियम जो हुए हैं, क्योंकि बेसिकली हमको ये भी देखना है कि जो साइज ऑफ IPO हो वो उस हिसाब से हो कि जिससे वो मार्केट में एब्जॉर्ब भी हो सके और दूसरी मार्केट को वो डिस्टॉर्ट भी ना करे।
तो यहाँ से रोड मैप कितना परसेंट क्या इस साल के लिए? रोड मैप तो अभी उसके लिए समय है, अभी रोड मैप की तो बात, अभी तो हम लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके। क्या क्योंकि 60 टू 90 डेज के आसपास लगता है अप्रूवल लेने में सेबी से, एलआईसी के केस में ये जल्दी होगा और क्या हम उम्मीद करें कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे? जी, एक्चुअली ये सेबी और एडा और जो सिस्टम्स में, क्योंकि ये लार्ज है, सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कहते हैं कि सरकारी संस्था ला रहे हैं तो उस हिसाब से इसकी जो कंसल्टेशन प्रोसेस है काफ़ी देर से हमने शुरू कर दिया इस पे। तो चाहे फॉर्मली हम लोग डीआरएचपी इसमें ला रहे हैं, लेकिन इसके विभिन्न एस्पेक्ट्स इश्यूज पे सेबी से निरंतर चर्चा होती रही है। टेक्नोलॉजी के विषय में होती रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में होती रही है, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स, उसकी चैप्टराइजेशन, उसके क्रिटिकल इश्यूज, उसकी रीस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसे, क्योंकि एलआईसी की और भी संस्थाएं हैं, इनफैक्ट एलआईसी के अंडर अभी एक बैंक भी है, आईडीबीआई बैंक भी है, तो उसकी कुछ फॉरेन सब्सिडरीज भी हैं। इन सबके से काफी दिनों से काफी विस्तार में चर्चा डिफरेंट रेगुलेटर से होती गई है, और एक फॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप फॉर्मल उसके बाद करते हैं, तो आप ये समझिए कि उसमें बहुत सब पॉइंट जो बाद में आता वो पहले कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये समझो कि प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो जाएगी, इतना वक्त नहीं लगेगा आमतौर पर जितना लगता है, और ये प्रक्रिया ट्रांजैक्शन जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो सकती है। जी, क्या आईडीबीआई के बारे में अभी तक कितना काम हुआ और क्या आप इसके आगे अप्रोच होगा? आईडीबीआई बैंक में हमारा जो निर्णय हो चुका है, जैसे आपको मालूम है, पब्लिकली अनाउंस्ड है कि उसमें सरकार और एलआईसी दोनों एक सब्सटेंशियल भाग ऑफ इक्विटी, या पूरा या एक सब्सटेंशियल भाग, वो डाइवेस्ट करेंगे और मैनेजमेंट कंट्रोल भी देंगे। तो एलआईसी के पास जो मैनेजमेंट कंट्रोल अभी बैंक का है उसको शेड किया जाएगा। कब तक? तो इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब आ जाएगा, क्योंकि हमने जो आरबीआई के साथ कंसल्टेशंस करनी थी वो हमारी पूरी हो गई हैं, क्योंकि आरबीआई इसमें रेगुलेटर है, बैंकिंग लाइसेंस का इशू रहता है, वो सारी चीज़ें हमारी रिजॉल्व हुई हैं, और अभी रोड शोज के बाद हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने की उम्मीद है। इसके अलावा वित्त मंत्री का क्या कहना है एलआईसी के आईपीओ पर, और कैसे इतिहास का सबसे बेहतर फैसला इसको उन्होंने बताया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा है इस आईपीओ को लेकर, आपको सुनाते हैं। There is a positive buzz in the air that the government has committed itself and it's showing it. And because the way in which, in a way, it has been tailored, policyholders are going to get a share, retail investors are going to get a share, and there's this biggest IPO coming out. So there is just an air of positivity which is so required when you're doing some things with the stock market. So I think, lots of things can be creating tensions outside, but this development has kept itself very clearly and objectively looking at a very positive development in the LIC's history. And that's what I'd like to play upon. चलिए, इसके अलावा कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह का क्या कहना है एलआईसी के आईपीओ पर, और क्यों वो इसे एक गेम चेंजर कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। अनडाउटेडली एलआईसी भारत के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। उनके करोड़ों कस्टमर्स है, लाखों एजेंट है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गांव-गांव और हर भारतीय के पास एलआईसी एक ब्रांड के रूप में कनेक्टेड है, तो इनका आईपीओ निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग इनके आईपीओ में निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। एंड हमें लगता है कि अगर इस आईपीओ को हम सही तरीके से मार्केट करें तो ग्लोबल निवेशक भी इसके पीछे निवेश करने के लिए आ जाएंगे। तो ओवरऑल एलआईसी आईपीओ भारत की इक्विटी मार्केट के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स अपना डीमैट अकाउंट खोल के एलआईसी के शेयर्स में निवेश करेंगे, और उस वजह से हमारी कैपिटल मार्केट का एक्सपेंशन होगा।
चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर आज बड़ी गिरावट का दिन रहा है। साफ तौर से रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट का असर हमने बाजार पर आते हुए देखा है। अगर हम लेवल्स के लिहाज से देखें तो निफ्टी 532 अंक और सेंसेक्स की बात करें 1747 अंक की गिरावट की चपेट में आया है। लेकिन ओवरऑल कारोबार कैसा हुआ, कहाँ ज्यादा गिरावट रही है, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा दे रहे हैं। तेज गिरावट के साथ आज बाजार की क्लोजिंग होते हुए दिखी है और करीब 500 अंकों से ज़्यादा का नुकसान तो निफ्टी पर, और निफ्टी ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके क्लोज किया जो कि है 16,800 के आसपास है। ये शुक्रवार की एक्सटेंशन समझ सकते हैं, लेकिन आज ग्लोबल फैक्टर्स इतने वीक थे कि बाजार ने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं ली कि वो कहीं ना कहीं आके पुल बैक देखे, आपको अच्छे से कहीं फील गुड करवाए। आज सेंसेक्स में भी करीब 1700 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी आप देख पा रहे होंगे 1600 पॉइंट की गिरावट। जब इस तरह की गिरावट होती है, एक चीज़ बहुत स्पीड से बढ़ती है जिसको हम कहते हैं इंडिया विक्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 23% का आज इंडिया विक्स एक दिन में बढ़ गया और इस करीब 23 पॉइंट के आसपास आ चुका है। ये वॉलेटिलिटी मार्केट के आगे चल के आपको और परेशान कर सकते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो शार्प रिकवरी भी आएगी, और अगर पॉजिटिव नहीं आई तो ये वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा और परेशान करते हुए दिखेगी। मार्केट्स में टिपिकली शेकिंग करता है और कमज़ोर हाथ को बाहर निकाल देता है। खैर आगे आते हैं, आप जरा मार्केट का आज के टॉप गेनर्स पे आते हैं। टीसीएस, अगर ये शेयर नहीं होता तो आज आप 16,800 के भी नीचे क्लोज करके होते। इस शेयर की जो बायबैक की खबर आई, रिकॉर्ड डेट आई 23 तारीख की, उसने काफ़ी हद तक बाजार को संभाला। इसकी वेटेज भी अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती है। आगे आते हैं, आज एचडीएफसी लाइफ ने फिर से कमज़ोर गिरावट दिखाई है। 5% तक की गिरावट इन दोनों शेयर्स की तरफ से आती हुई दिखी है। और इस शेयर के साथ साथ जो शेयर जुड़ गए थे वो थे टाटा मोटर्स और मारुति, दोनों ऑटो कंपनीज जो वेटेज रखती हैं। न केवल इसने अपने सेक्टर को वीक किया बल्कि दिन के निचले स्तरों पर भी यह बंद होने में आज कामयाब हुआ है, तो इसकी वजह से आज प्रेशर काफ़ी हद तक बना है। बैंक्स के अंदर आईसीआईसीआई बैंक, इंडसन, एसबीआई, ये 3 ऐसे बैंक हैं जिनकी पूरी दारोमदार है कि बैंक निफ्टी कैसे जाएगा, कैसे चलेगा। इन तीनों बैंकों ने करीब 5% की आज इंट्राडे में नुकसान दिखाया और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 4% के ऊपर ही आती हुई दिखी है। इसके अलावा सीमेंट की 2 दिग्गज कंपनी, एक तो श्री सीमेंट, ग्रासिम, दोनों के दोनों आज कमज़ोर बंद हुई हैं और ये गिरावट 1-2% की नहीं थी बल्कि 4% की गिरावट इन दोनों शेयर्स में आती हुई दिखे। तो कोर सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो भी आज आपको कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा एक और शेयर था मेट्रोपॉलिसिस, जिसकी खबर ये आई थी कि इनके मार्जिन्स खराब है, नंबर्स खराब हैं, और उसके बाद ये शेयर आज इंट्राडे में 15% टूट गया। आज ये डेज लो पे जाके बंद हुआ है। इसके अलावा आज आप देखेंगे तो LIC हाउसिंग, ये शेयर आज 8% टूट गया। LIC के IPO से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ब्रांड वैल्यू 1 होने की वजह से LIC हाउसिंग भी आज कमज़ोर कड़ी में शामिल हुआ, 8% ट्रेंड टूटा। कच्चे तेल का असर 2 दिन तक तो इंटरग्लोब एविएशन ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन एक ही दिन के अंदर ये शेयर 7% टूट गया और आज 173 रुपये का नुकसान इंडिगो पे हमको देखने को मिला। इसके अलावा आज के जो मीडिया स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी अच्छा हलचल थी। NDV करीब 6% ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ है। और आज के कुछ ऐसे शेयर्स भी हमने निकाले जिन्होंने आज अपने साल का निचला स्तर भी छू दिया। उसमें 3-4 नाम तो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो है बजाज कंज्यूमर्स, सीएट, अमर राजा बैटरीज, जिनको टिपिकली हम अच्छी कंपनी मानते हैं लेकिन इस साल के निचले स्तरों पर आ गए। कुल मिला के आज बाजार के लिए ब्लैक मंडे ही था। तो बाजार के जानकारों का अब क्या कहना है? यूक्रेन और रशिया में जब तक तनाव रहेगा तब तक भारतीय बाजारों में करेक्शन जारी रहेगा, कहना है कोटक AMC के MD नीलेश शाह का। उनके मुताबिक साफ तौर से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई का खतरा भी बढ़ रहा है और निवेशक जो है वो मुनाफा लेकर निकल रहे हैं। ये स्थिर बाजारों के लिए नेगेटिव है। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। रशिया, यूक्रेन, नाटो की वजह से ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, महंगाई का दर बढ़ रहा है और निवेशक अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट के लिए ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। हम दुनिया के टॉप 3 ऑयल इंपोर्टर में आते हैं। ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे उसकी विपरीत असर पड़ेगी। हमारी मार्केट ने दूसरे मार्केट के सामने तकरीबन मार्च 2020 से दुगना रिटर्न दिया है। तो FPI को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है तो बुक भी यहीं पे करेंगे। ये सारी चीजों ने मिला के हमारी मार्केट के ऊपर एक करेक्शन लाके रखा है। एंड ये करेक्शन जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता तब तक ऊपर नीचे होता रहेगा। दूसरी ओर PPFS के CIO राजीव ठक्कर का कहना है कि IT की चुनिंदा बड़ी कंपनियों में निवेश करने के लिए ये समय काफ़ी बेहतर है और जबकि मिड कैप IT कंपनियों के वैल्यूएशन फिलहाल महंगे हैं।
कोई भी कारोबार है तो उसकी वेबसाइट अगर ना हो, अगर मोबाइल ऐप ना हो तो चल जाता था। लोग ऑफिस में जाके, दुकान में जाके अपना काम कर लेते थे। कोविड आने के बाद ये बहुत जरूरी हो गया है कि हर बिजनेस अपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश करे और अच्छा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 2-3 वर्षों में, ये जारी रहेगा। जो कारोबार है आईटी कंपनियों का वो बढ़ रहा है, स्टाफ की डिमांड है, काफी नए इंजीनियर्स को वो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो वो जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा। हुआ क्या है कि जो वैल्यूएशन है कुछ कंपनियों के वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको देखते हुए कुछ स्टेबलाइजेशन आ सकता है या कुछ दाम नीचे आ सकते हैं ये जो मिड कैप आईटी कंपनी में। लार्ज कैप आईटी में इतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है, तो वहां पर सिलेक्टिवली देख सकते हैं कुछ खरीदारी के लिए। अब बात करते हैं अदानी विल्मर की, जहां पे लिस्टिंग के बाद पहली बार कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय में 40% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर हमने कंपनी के एमडी सीईओ अंशु मलिक और सीएफओ श्रीकांत कन्हरे से बात की। आज हम लोग जो स्टेबल्स में है, 2 साल में हम लोग चक्की आटा में आए हैं गेहूं का, एंड आज 2 साल के अंदर फॉर्च्यून नंबर 2 ब्रांड हुआ है और मार्केट रेट के ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रहा है फॉर्च्यून का, और हमारा जो है ये नंबर 2 पोजीशन में है, क्लियर नंबर 2। इसके बाद आप चावल देखेंगे, हम लोग नंबर 3 पे है और हम लोग का जो ग्रोथ है फॉर्च्यून का ग्रोथ दूसरे ब्रांड से ज्यादा है एज पर नीलसन। थर्ड हम लोग का सोया नगेट्स है, जिसमें कि हम लोग क्लियर नंबर 2 है और 20% के ऊपर मार्केट शेयर है, उसमें भी द ग्रोथ इज हायर देन द कंपटीशन। तो हर प्रोडक्ट जिसमें भी हम लोग है वो या तो 1, 2 या 3 के अंदर है और हम उसी को बढ़ा रहे हैं। आगे चल के हम लोग को और जो प्रोडक्ट्स इसके साथ आ सकता है, जैसे अभी हमने रिसेंटली पोहा लॉन्च किया है, या नॉन बासमती राइस जो है आपका कोलम राइस है, वाडा कोलम है, मिनीकेट है, बासकाठी है, सोना मसूरी है, ये सब जो अलग अलग प्रांत में जो लोग खाते हैं उसके ऊपर हमारा काम है और हम लोग उसके अंदर एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जो कि आपको ब्रांडेड चावल घर में आपको धान से मिलिंग किया हुआ कंसिस्टेंट क्वालिटी आपको 12 महीना हम देंगे। कोल इंडिया ने भी तिमाही नतीजे पेश किए हैं जो कि शानदार रहे हैं। कैसे रहे नंबर्स, हमारी सहयोगी आशीषा बता रही हैं। कोल इंडिया के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस को भी बीट कर गए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 28,433 करोड़ पे आए हैं, जो 20% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 22% का इंक्रीज है सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिडा मार्जिन्स में भी हमने काफ़ी एक्सपेंशन देखा। एबिडा मार्जिन्स 24% पे आए हैं वर्सेस हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ 22.5%, जो काफ़ी एक्सपेंशन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो Q2 में कंपनी के मार्जिन 16.9% पे थे और लास्ट ईयर Q3 में 21.8%। सो ऑन ऑल पैरामीटर्स एबिडा मार्जिन्स में हमने काफ़ी एक्सपेंशन देखा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 47% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 55% से इंक्रीज हुआ है सिक्वेंशियल बेसिस पर। वॉल्यूम्स में हम एक एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। वॉल्यूम्स और कोल ऑफ टेक 173 मिलियन टन्स पे आया है, जो 12.5% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 18% का इंक्रीज है सिक्वेंशियल बेसिस पर। रियलाइजेशंस पर टन में हम एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें भी हमने एक इंक्रीज देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर। सो रियलाइजेशंस 1496 रुपीज़ पर टन पे आए हैं, जो 6% का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 3.6% का इंक्रीज है सिक्वेंशियल बेसिस पर। एबिडा पर टन में हम एक इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्वार्टर में, बिकॉज कंपनी के कॉस्ट काफ़ी कम हो चुके थे और रियलाइजेशंस पर टन 400 रुपीज़ के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो 392 रुपीज़ पर टन पे आए हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं और ये 16.9% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 47% का इंक्रीज है सिक्वेंशियल बेसिस पर। सो सभी पैरामीटर्स पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज इस क्वार्टर में कंपनी के वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े हैं और कॉस्ट कम हो चुके हैं।
अब बात करते हैं टीसीएस के बायबैक की, जिसके लिए 23 फरवरी यहां पर रिकॉर्ड डेट तय की है। क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी सौमीत बता रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ टीसीएस ने 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक अनाउंस किया था और बायबैक का प्राइस था 4,500 रुपीज़। और अभी के प्राइस में अगर आप देखते हैं जो कि करीब 3,800 के आसपास चल रहा है, तो जो गेन्स होंगे वो करीब 18% के प्रीमियम पे है ये बायबैक का प्राइस। अब कंपनी करीब 4 करोड़ शेयर्स बायबैक करना चाहती है और उसमें से 15% जो है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि करीब 60 लाख शेयर्स होता है। अगर आप देखते हैं तो 15% जो कि 60 लाख शेयर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है बायबैक का, जो कि Feb 23 है। और इसका मतलब ये होता है कि Feb 21 लास्ट डेट रहेगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए शेयर्स खरीदने का, अगर वो बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो। अब रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, पहले तो उन्हें 52 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे टीसीएस के, क्योंकि अगर वो 52 शेयर्स खरीदते हैं तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो 2 लाख के नीचे होगा और वो रिटेल शेयर होल्डर कहलाएंगे कंपनी में। अब जो गेन्स आ सकते हैं इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो एक्सेप्टेंस रेशियो पर डिपेंड करता है। अब अगर हम FY 21 का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं तो टीसीएस में करीब 8.75 लाख शेयर होल्डर रिटेल शेयर होल्डर्स है और उनके पास करीब 2.2 करोड़ शेयर्स है कंपनी के। अब अगर आधे भी शेयर्स इसमें टेंडर किए जाते हैं बायबैक में, जो कि करीब 1.1 करोड़ है, तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो 54% होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ 60 लाख शेयर्स रिजर्व किया गया है रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। बट अगर हम पास्ट में देखते हैं तो हमेशा 100% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है जब रिटेल कोटा की अगर हम बात करें तो। अगर एक शेयर होल्डर ने सारे 52 शेयर्स टेंडर कर दिए बायबैक में और एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 100% रहा, तो एक इजी 18% का गेन कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर ये बायबैक में पार्टिसिपेट करके कर सकता है। और ये जो प्रॉफिट होंगे 18% का, उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा किसी रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50% के आसपास होता है तो जो गेन्स होंगे वो 9% के आसपास होंगे। और ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि बाकी जो बचे हुए शेयर्स हैं वो रिटेल शेयर होल्डर कॉस्ट प्राइस में मार्केट में बेच देगा। ऐसे कि आप देख सकते हैं 100% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो रहा तो जो मुनाफा होगा वो करीब 18.4% का होगा। और जो पूरा टाइमलाइन है इस चीज़ का, ये करीब 3 महीना लग सकता है। तो कोई भी रिटेल शेयर होल्डर करीब 18% का गेन्स कर सकता है अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 100% रहा टीसीएस के बायबैक में। बट उन्हें 52 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे कंपनी के। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर कीमतों में उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड $94 के ऊपर कारोबार कर रहा है। यूक्रेन रशिया के बीच तनाव जो चल रहा है उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जा रही है। लेकिन कच्चे तेल के बाजार के लिए रूस की अहमियत क्या है, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही हैं। रशिया और यूक्रेन की बढ़ती हुई टेंशन से अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पैक्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज पे और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे भी। तो पहले बात करें रशिया की, वहाँ पे देखते हैं तो जो क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि कंपनी प्रोड्यूस करती है 10 मिलियन बैरल, तो अराउंड 1 करोड़ बैरल पर डे का उनका कंजम्पशन प्रोडक्शन होता है। और उसके अलावा वो अकाउंट करता है अराउंड 1/10 ऑफ द टोटल जो डेली यूजेज है कंजम्पशन की, वो उसकी इम्पैक्ट भी होती है। तो अगर टेंशन बढ़ती रहती है तो डिस्ट्रप्शन इन पे भी आएगी, प्राइजेस पे भी इम्पैक्ट होगा ओवरऑल। उसके अलावा बात करते हैं यूक्रेन में, यूक्रेन की कौन सी कमोडिटीज़ है पहले बात करते हैं, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो अगर देखते हैं आपकी स्क्रीन पे तो जो है फर्स्ट है वो अपने ओवरऑल एक्सपोर्ट सनफ्लावर और सनफ्लावर ऑयल में उनका एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा हुआ है, देखिए। उसके अलावा फर्स्ट रैंकिंग है उनकी वर्ल्ड में। उसके अलावा थर्ड रैंकिंग है ब्लैक सॉइल एरिया में भी, और फोर्थ है वो अपने कॉर्न एक्सपोर्ट्स और बार्ली एक्सपोर्ट्स में वर्ल्ड के हिसाब से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट्स आते हैं कंट्री से, यूक्रेन से, तो वो वॉच आउट करेंगे। उसके अलावा रशिया में काफ़ी सारे और भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में वो कंपनी लीडिंग है। तो देखते हैं एनर्जी में, एनर्जी जो रिसोर्स है रशिया प्रोवाइड करता है 35% नेचुरल गैस सप्लाई को EU के लिए। उसके अलावा मेटल्स की बात करते हैं, काफ़ी सारे मेटल्स है। कॉपर की बात करें तो 10% कॉपर ग्लोबल रिजर्व है वो रशिया से है। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन उनका निकल और प्लैटिनम में भी है। उसके अलावा आयरन, कोल, स्टील, इन सब में भी उनकी काफ़ी सारी होल्ड है वर्ल्ड में। और ओवरऑल 30% ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन
रशिया से आता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा काफ़ी सारा अदर फैक्टर्स है, जैसे डायमंड्स में भी देखा जाए तो टाइटेनियम स्पंज भी है, और ओवरऑल यूरेनियम में भी उनकी काफ़ी होल्ड है दुनिया में, तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। और रशिया ओवरऑल एक लीडिंग कंट्री है नेचुरल रिसोर्सेज में, तो अगर इन सब का टेंशन बढ़ते रहा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, ग्लोबल सप्लाई चेन पे इश्यूज आएंगे, ओवरऑल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी भी एक इश्यू हो जाती है, और जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होती है, जिसके वजह से टेंशन बढ़ सकती है। बात करते हैं अब महंगाई की, जहां पर देश में महंगाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जनवरी के लिए महंगाई का जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो खुदरा महंगाई लगभग 6.01% के आसपास आई है। जनवरी में दर्ज की गई महंगाई की दर पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा यहाँ पे देखी गई है। आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर ने इस बार 6% महंगाई दर रहने की बात कही थी। लेकिन चलिए इसी नोट पर हम फिलहाल स्वदेश हार में रुकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर की ओर। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर जिस पर मुहर लगी है। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के लिए एप्लीकेशन डेट बढ़ा दी है। 28 फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे इसके लिए। आपको बता दें कि इससे पहले जो तारीख थी वो 31 जनवरी 2022 को खत्म हो रही थी। अब इसे बढ़ाकर 14 फरवरी 2022 किया गया था, और अब इसको आगे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। पूरी खबर समझते हैं विस्तार से हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगती हुई बताएं, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, अच्छा लगता है जब हम अपने दर्शकों को पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी दें, और उसी दिशा में एक और खबर पर मुहर लगी है कि सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत आवेदन मंगाने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। ये खबर हमने पहले ही दिन में दिखाई थी और उसी पर ये मुहर लगी है। और अब जो सरकार ने फैसला लिया है उसके तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2022 होगी, यानी कि 14 दिन की मियाद सरकार ने और आगे बढ़ा दी है। इसके पीछे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, दरअसल HSN कोड जो टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए होना है, उसमें अभी भी कई पेंच है जो अनसुलझे हैं, उसको टेक्सटाइल मंत्रालय सुलझाना चाहता है। इसी वजह से कुछ और मोहलत टेक्सटाइल मंत्रालय ने यहां अपने लिए तय किया है, और ये 14 दिन का एक्सटेंशन यहां पर पीएलआई स्कीम के तहत दिया गया है। सरकार ने पिछले साल ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, इसको मंजूरी दी थी। 10,683 करोड़ रुपए की ये एक इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। तो यानी कि अगले 5 साल में परफॉर्मेंस के आधार पे जो भी सफल आवेदक होगा उसको इंसेंटिव मुहैया कराया जाएगा। इस एक पीएलआई स्कीम के जरिए सरकार कोशिश ये कर रही है कि देश में मैनमेड फाइबर, मैनमेड अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया जाए, और विशेषकर जो पड़ोसी मुल्क हैं जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में कड़ी टक्कर भारत को दे रहे हैं, तो उस चुनौती से भी सरकार आगे उसको पार पा सके। तो पीएलआई स्कीम में ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि सरकार ने आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है उसको 14 दिन आगे बढ़ा करके 28 फरवरी कर दिया है। अगर आप इसको बड़े रूप में देखें तो ये दूसरी दफा है जब सरकार ने जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड किया है। इसके पहले जब 31 जनवरी 2022 को जब मियाद खत्म हो रही थी, तब भी सरकार ने 14 दिन का एक्सटेंशन दिया था, और एक बार फिर यहां पे 14 दिन का एक्सटेंशन सरकार ने दिया है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं एक और अहम खबर की ओर। टाटा ग्रुप ने टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी को एयर इंडिया की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इतना ही नहीं, टाटा सन्स ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आयसी को अपनी विमानन कंपनी एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। समीर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है? पूरा मामला समझाएं विस्तार से, नियुक्ति के पीछे क्या वजह रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जब 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया की कमान पूरी तरीके से टाटा सन्स को सौंपी गई, तब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल या निगाहें इसी बात पर थी कि कौन होगा जो एयर इंडिया को बतौर एमडी और सीईओ उसकी कमान संभालेगा। और आज उस पर मुहर लगी ये है कि टाटा सन्स ने इल्कर आयुसी को इसका नया, यानी कि एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इल्कर आयुसी के साथ में यह है कि वो टर्किश एयरलाइन के बतौर चेयरमैन रह चुके हैं, और वहां पर उनका जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार रहा है। उन्होंने टर्किश एयरलाइंस को एक सफल एयरलाइन बनाया, उसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थे उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से सुधार किया, यात्री अनुभव में काफी सुधार किया, और इन तमाम बातों को देखते हुए टाटा सन्स ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया बोर्ड की आज जो बैठक हुई उसमें एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं वो बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल हुए, और उसके बाद विचार विमर्श के बाद जो है वो इल्किश आईसी के नाम पर मुहर लगी है। इस केस में एन चंद्रशेखरन ने बाकायदा एक स्पेशल रिमार्क में ये बात कही भी थी कि जिस तरीके से टर्किश एयरलाइन को जो नवनियुक्त एमडी और सीईओ हैं उन्होंने जिस तरीके से टर्किश एयरलाइन का एक तरीके से टर्न अराउंड किया, उसको जबरदस्त उसका परफॉर्मेंस सुधारा है। उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ वैसा ही करिश्मा वो एयर इंडिया के साथ भी करेंगे। तो माना यह जा रहा है कि टाटा के जितने भी एग्रेसिव प्लान हैं एयर इंडिया के टर्न अराउंड करने को, और उस प्लान को कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है, उस पूरी जिम्मेदारी को अब यहां पर नए जो सीईओ हैं वो उसको हकीकत में तब्दील करेंगे। आपको बता दें कि टाटा ने पहले ही कुछ प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। मसलन जो कैटरिंग, जो नया फूड मेन्यू है वो एयर इंडिया फ्लाइट्स के लिए, पैसेंजर के लिए उसको लागू कर दिया है। कैबिन क्रू को, पायलट्स को भी नई एडवाइजरी जारी की जा चुकी हैं। तो कुछ कदमों के जरिए एक बदलाव की तरफ कदम बढ़ चुके हैं, और टाटा के जो और भी प्लान्स हैं उसको नए जो सीईओ हैं वो उसको और एग्जीक्यूट आने वाले वक्त में करते हुए नजर आएंगे। जी चलिए समीर, विस्तार से तमाम डिटेल्स आपने हमें दी, धन्यवाद इसका। स्वदेश में आगे बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड के बाजार में एंट्री हो गई है, और लक्समबर्ग की कंपनी SES के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स ने करार भी किया है। ये वेंचर पूरे देश में किफायती दर में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अब सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड के बिजनेस के लिए बाजार में एंट्री करने वाली है। इसके लिए जियो प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर में सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी देने वाली लक्समबर्ग की कंपनी SES के साथ मिलकर एक संयुक्त वेंचर की शुरुआत की है। जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम से ये नया वेंचर पूरे देश में सैटेलाइट बेस्ड तकनीक का इस्तेमाल कर किफायती दरों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया करवाएगा। दोनों कंपनियों के बीच हुई डील के तहत जियो प्लेटफॉर्म्स की 51% हिस्सेदारी होगी, जबकि SES की हिस्सेदारी 49% होगी। जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में व्यापक गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा। इनमें जियो प्लेटफॉर्म्स और SES दोनों की अलग अलग भूमिका होगी। इस डील के तहत SES की जिम्मेदारी 100 Gbps क्षमता उपलब्ध कराना होगा, जबकि जियो की जिम्मेदारी अपने मजबूत सेल्स नेटवर्क के इस्तेमाल करके इसे बेचने की होगी। इस करार के तहत जियो अगले कुछ वर्षों में लगभग $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गेटवे और उपकरण खरीदेगा, तो SES अपने मॉडर्न सैटेलाइट देगा, जबकि गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी जियो की ही होगी। बताया जा रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स और SES का यह संयुक्त वेंचर प्रधानमंत्री मोदी की गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने का जरिया बनेगा, ताकि बुनियादी ढांचे को मजबूत करके देशवासियों को बिना किसी बाधा के बेहतरीन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा सके। ये भारतीय नागरिकों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करके राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति और कनेक्ट इंडिया के लक्ष्यों को रफ्तार प्रदान करने में सहायक होगा। ET नाउ स्वदेश। आगे बढ़ते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर खतरा माने जाने वाले 54 चाइनीज ऐप्स पर केंद्र सरकार ने बैन लगाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरा है, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। पूरी खबर हमारे सहयोगी दानिश आनंद दे रहे हैं। देखिए, सरकार ने 54 और ऐप्स को बैन कर दिया है, और सरकार का ये कहना है कि जो सारी की सारी 54 ऐप्स को जो बैन किया गया है, ये ऐप्स रियल टाइम पर डेटा कलेक्ट कर रही थी और इस डेटा को एक हॉस्टाइल कंट्री में ट्रांसमिट कर रही थी। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो ऐप से जो डेटा जनरेट हो रहा था उसका मिसयूज़ को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सरकार ने इन ऐप्स को बैन करा है। जो ऐप्स इस बार बैन करी गई हैं उसमें काफ़ी ऐसी ऐप्स हैं जैसे कि काफ़ी फोटो एडिटिंग ऐप्स हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग ऐप्स हैं और कुछ गेमिंग ऐप जैसे कि फ्री फायर भी है, जिनको अब इंडिया में बैन कर दिया गया है। और पिछले कुछ 2 सालों से अभी तक हम देखें तो सरकार ने अब 300 के ऊपर चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। और इन ऐप्स को बैन करने के लिए सरकार ने IT एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सरकार का यही कहना है कि जो डेटा है, डेटा का मिसयूज़ ना हो और डेटा किसी हॉस्टाइल कंट्री में ट्रांसमिट ना हो, इसलिए सरकार ने कदम उठाया है। और अभी तक देखा जाए तो 300 के ऊपर चाइनीज़ ऐप्स हैं जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया है।
चलिए अब बात करते हैं मनी मंत्रा में आज के मुद्दे की, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि बाजार में आज की गिरावट को लेकर निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में क्या कोई बदलाव करने चाहिए, और इसके साथ साथ अगर इक्विटी में गिरावट आती है तो उसके पीछे जो अहम वजह है, क्या उस वजह से सोने की कीमतों में हमें तेजी देखने को मिलती है, और अगर ऐसा है तो मौजूदा हालात में क्या आपको सोना खरीदना चाहिए। देखिए पूरी पेशकश मनी मंत्रा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं बाजार में गिरावट की, और इस बीच सोने की जो कीमतें बढ़ रही हैं, आपको किस तरह से अपनी रणनीति बनानी चाहिए। चलिए आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और साथ ही निर्मल बंग के रिसर्च हेड कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अर्नब जी, पहले आपके पास आएंगे क्योंकि हमने देखा आज बाजार में जोरदार गिरावट का आलम रहा। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में गिरावट, साफ तौर से हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ये गिरावट देखी है। 532 पॉइंट निफ्टी टूटा है, 1747 अंक की गिरावट हमने सेंसेक्स में आते हुए देखी है। मिड कैप 1171 अंक गिरा है। निफ्टी बैंक में हमने 1609 अंकों की गिरावट देखी है। चौतरफा कमजोरी आज के बाजार में। अहम बात यहाँ पर यह है कि निवेशकों को किस तरह का संदेश जाता है और उन्हें अब किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए इस गिरावट में, और कितनी गहराई अभी बाकी है। क्या हम बाजार में और गिरावट अब आता हुआ देखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा तमाम निवेशकों के लिए। क्या कहना चाहेंगे तमाम निवेशकों को जिन्होंने आज की गिरावट में अपने हाथ जलाए हैं? वो एक्टिविटीज में पैसा डालते हैं तो उनको ये इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कई बार इस प्रकार के बड़े मूव्स आए, तो ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। अब दूसरी बात ये रही कि आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारण क्या है, और ये बहुत क्लियरली जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्योंकि जो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर पूरी सिचुएशन आज खड़ी हुई है, जहां पर रशिया ने 3 साइड से वहां पर घेराबंदी कर ली है और काफी सारी उनकी वॉरशिप्स भी है जो अब ब्लॉकेड कर रही है यूक्रेन के वाटर्स को। तो यहाँ से जो डर है कि इससे एक यूरोप के लैंड पे एक युद्ध शुरू हो सकता है, इसीलिए जो रिस्की एसेट्स है वहां पर आप सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया में आप रिस्की एसेट से लोग यानी कि इन्वेस्टर्स दूर जा रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट हुआ है, और ऑब्वियसली जो पैसा है वो रिस्की एसेट से सेफ एसेट्स की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने देखा होगा तो फ्राइडे को जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वहां पर गिरावट आई थी। गोल्ड में जो पैसा जा रहा है उसके हिसाब से वहां पर भी एक गोल्ड में बढ़त आ रही है। तो ओवरऑल जो ग्लोबली इन्वेस्टर्स आज की तारीख में कर रहे हैं वो रिस्की एसेट से लेस रिस्की एसेट या प्रोटेक्शन वाले एसेट्स में जा रहे हैं। और प्रश्न आगे ये आता है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन इस पर किसी को पता नहीं है क्योंकि ये कोई नॉर्मल करेक्शन या इम्पैक्ट वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो भी सिचुएशन यूक्रेन के आसपास से उभर के आएगी उसी पर निर्धारित होगा कि किस प्रकार से इक्विटी मार्केट्स आगे जाके बिहेव करेंगे। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके लिए जो लेसन है यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इस प्रकार की गिरावट और अप ट्रेंड्स आपको इक्विटी मार्केट्स में आते ही दिखेंगे। तो आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करना है और रेगुलर इन्वेस्टिंग से ही अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और इस प्रकार की शॉर्ट टर्म मूवमेंट से घबराना नहीं है और इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना नहीं है। तो आप अपने रेगुलर प्लान से कंटिन्यू कीजिए। लेकिन यहाँ जब इस तरह की गिरावट हम देखते हैं इक्विटी बाजार में, तो साफ तौर से सोने की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। एक सेफ हेवन अपील एक बार फिर से हम सोने की आता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट सोना ही नहीं, चांदी भी और तमाम बेस मेटल्स में भी हम कीमतों में तब्दीली
तब्दीली देख रहे हैं। सोने में खासतौर से अगर हम देखें तो तेजी का ट्रिगर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेफ हैवन अपील यानी सुरक्षित मांग जो है, सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ी है। और अगर हम लेवल्स देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर उच्चतम स्तर पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने में और चांदी में भी हम देख रहे हैं बेतहाशा तेजी। इनफैक्ट अगर हम गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक देखें, कुणाल $2150 का इन्होंने यहाँ पर लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है। आपको लगता है कि सोने कीमतों को इतना पुश मिलेगा और फैक्टर्स क्या जियोपॉलिटिकल ही होंगे? जिस तरह से हम यूक्रेन और रशिया के बीच तनातनी बनते हुए देख रहे हैं, क्या यही सोने को और ऊपर लेके जाएगा? जी हाँ, जियोपॉलिटिकल रीजन इज वन ऑफ द रीजन कि उसके कारण गोल्ड ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं ऐसा थ्रेट आता है तो गोल्ड में ऑटोमेटिकली एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बिल्ट हो जाता है, क्रूड में एक ऐसा प्रीमियम बिल्ट हो जाता है। बट इंटरेस्टिंगली आगे जाके ये जो विश्व की सेंट्रल बैंक्स जो लिक्विडिटी कम करने वाली है इन्फ्लेशन कम करने के लिए, तो इससे आपको स्लो डाउन दिखेगा वेस्टर्न इकोनॉमीज में, बहुत सारी इकोनॉमीज में, और इसके कारण गोल्ड मुझे लगता है बहुत ही अच्छा विकल्प उभर के आएगा। जब ये ग्लोबली आप देखेंगे स्लो डाउन स्टार्ट होता है तो ये जो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी हुई है ये भी नीचे आ जाएगी, और जैसे ये स्लो डाउन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स को फिर से जो मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड का आने वाले दिनों में भविष्य बहुत अच्छा है। मेरी राय में ये साल $2100 का टारगेट कंजर्वेटिवली आ सकता है, और अभी फिलहाल $1850 चल रहा है। सो मौजूदा स्तर से $200 से $250 की तेजी अगर गोल्ड में होती है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। पर ये जर्नी बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है, क्योंकि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब एक नीजर्क रिएक्शन आएगा। सो जब भी आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा कोई करेक्शन आता है, उस पर आप गोल्ड में ज़रूर बाइंग कीजिए। गोल्ड का फंडामेंटल आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आने वाले साल के लिए। ऑलराइट अर्णव जी, अक्सर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की जब बात करते हैं तो इतने शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिहाज से कोई भी निवेश विकल्प को पोर्टफोलियो में नहीं डालते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि इस मौके को भुनाया जाए। जिस तरह की तेज़ी अभी दिखाई दे रही है, आने वाले वक्त में जो तेज़ी दिखाई दे रही है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोना एक ऐसा एसेट क्लास है जो एनीवेज आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। क्या वक्त आ गया है कि इसमें एलोकेशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए? क्या कहेंगे? देखिए, आप कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का अराउंड अप टू 10% आप इस प्रकार की कमोडिटीज में डालिए, जहां पर सोना हो, चांदी हो, तो उससे आपके पोर्टफोलियो को एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। चलिए, तो ये पूरा एपिसोड आप देख सकते हैं हमारे चैनल के YouTube पर। प्लेलिस्ट में जाइए, मनी मंत्रा के तमाम शोज आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन हम बढ़ते हैं हमारी खास मुहिम की ओर। देश बदल रहा है और बढ़ रहा है, और इसीलिए अगर आप भी देश के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी बदलना होगा। हम आपको स्वदेश पर कुछ ऐसी ही खबरें बताते हैं जो दर्शाती हैं कि देश तरक्की की नई राह पर निकल चुका है, नई ऊर्जा के साथ। तो सोमवार का दिन देश के वैज्ञानिकों के नाम रहा है। इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 की कामयाब लॉन्चिंग की है, और इसी के साथ साल 2022 के पहले कामयाब अभियान की शुरुआत हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये बढ़ते भारत का निशान है, ये बदलते देश का अभियान है, ये तरक्की का हिंदुस्तान है, ये 2022 की पहली कामयाबी की उड़ान है। ये इसरो के इस साल के पहला सफल मिशन की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार की सुबह 5:59 कामयाबी की एक और दास्तान रची गई, और इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-52 लॉन्च किया। इस मिशन के तहत 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। ये सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो गए हैं, जिसमें पहला है EOS 04 रडार इमेजिंग, जिसे कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान, साथ ही बाढ़ और मौसम की स्थितियों के संबंध में हाई रिजोल्यूशन फोटोज भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। EOS 04 का वजन 1710
किलोग्राम है। वहीं PSLV अपने साथ 2 और छोटे उपग्रह को भी लेकर गया है, जिनमें से एक InspireSat-1 और दूसरा INS-2TD है। InspireSat-1 आयन मंडल के गति विज्ञान और सूर्य की कोरोनल ऊष्मीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण करेगा, तो वहीं INS-2TD जमीन की सतह के तापमान, आर्द्र भूमि या झीलों के पानी की सतह के तापमान, वनस्पतियों के आकलन में मदद करेगा। तो ये इस साल की कामयाबी का पहला कदम है। अभी तो 3 महीनों के अंदर अंदर कई और सैटेलाइट इसी तरह उड़ान भरेंगे और हिंदुस्तान की बढ़ती कामयाबी की कहानी को बयां करेंगे। ET Now स्वदेश। आगे बढ़ते हैं। हर किसी के दिल में यही सवाल है कि आखिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर तैयार होने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर का नया 3D वीडियो जारी किया है और 6 मिनट 22 सेकंड के वीडियो में बताया गया है कि निर्माण के बाद राम मंदिर कैसा नजर आएगा। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में हिंदुओं की आस्था के केंद्र रामलला के भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। राम मंदिर का स्वरूप और आकार कैसा होगा, इसे जानने का कौतूहल राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन में है। लोग राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद राम मंदिर कितना भव्य और आकर्षक होगा, इससे दुनिया भर के भक्तों को रूबरू कराने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चरंत राय की ओर से एक 3D वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। करीब 7 मिनट के इस 3D वीडियो में राम मंदिर के नींव निर्माण से लेकर मंदिर का कार्य पूरा होने तक का दृश्य दर्शाया गया है। वीडियो में 3 मंजिला राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। जिस गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे, वीडियो में उस गर्भगृह की सुंदरता, भव्यता और स्थापत्य कला को दर्शाया भी गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में रामलला को विराजित करते हुए भक्तों के लिए दर्शन सुलभ करने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का बाकी काम चलता रहेगा। मंदिर निर्माण कार्य में अभी नींव के तीसरे चरण का काम हो रहा है, जिसमें राम मंदिर की नींव के ऊपर ढाली गई राफ्ट के ऊपर 7 लेयर में बनने वाली 21 फीट ऊंची प्लिंथ का निर्माण किया जा रहा है। अब तक लेयर ढलने का काम पूरा हो चुका है। ट्रस्ट का अनुमान है कि जून या जुलाई महीने से राम मंदिर के गर्भगृह को आकार देने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। राम मंदिर प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहे, इसको लेकर भी तकनीकी इंतजाम किए जा रहे हैं। राम मंदिर के 3 तरफ 12 मीटर गहरी रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। ET Now स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET Now स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।